द डीप डाइव में एक नई और बेहद रोचक चर्चा में स्वागत है। आज हम आर्किटेक्चर्स ऑफ इंटेलिजेंस कंपेयरिंग CNN एंड NN मॉडल्स के पन्नों से गुजरते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाँ, और ये विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। हमारा मिशन AI और मशीन लर्निंग की दुनिया के दो सबसे प्रमुख शक्तिशाली आर्किटेक्चरल डिजाइन्स का गहराई से मुआयना करना है, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जिन्हें हम CNN कहते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANN। और जो लोग इस फील्ड को फॉलो करते हैं वो भली भांति जानते हैं कि ये सिर्फ तकनीकी शब्दकोश के हिस्से नहीं हैं। सही कहा। ये वे बुनियादी ढांचे हैं जिन पर हमारा पूरा तकनीकी भविष्य टिका है। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हम आज सिर्फ कोडिंग या प्रोग्रामिंग या फिर एल्गोरिथम्स की ऊपरी सतह की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? हम असल में मशीनी बुद्धिमत्ता के नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा विषय है कि मशीनें इस दुनिया से मिलने वाले अपार डेटा को कैसे ग्रहण करती हैं। मतलब वो डेटा को कैसे देखती हैं? बिल्कुल। कैसे वे विजुअल और स्ट्रक्चर्ड पहलुओं के बीच फर्क करती हैं और कैसे हमारे जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए वे अपने आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। जब हम इन मॉडल्स को डिकोड करते हैं ना, तो हम वास्तव में एक कृत्रिम दिमाग के काम करने के तरीके को डिकोड कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। इस डीप डाइव की शुरुआत में इन दोनों मॉडल्स की गहराइयों में छलांग लगाने से पहले मुझे लगता है हमें न्यूरल नेटवर्क्स के उस मूल आधार को एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए, जो हमारे अपने इंसानी दिमाग से प्रेरित है। हाँ, एकदम। हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं। बिल्कुल, हमारे दिमाग का पूरा नेटवर्क इसी पर काम करता है। और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भी ये कंप्यूटेशनल मॉडल्स डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानने के लिए बिल्कुल उसी तर्ज पर डिजाइन किए गए हैं। अगर हम इसके बुनियादी ढांचे की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी को देखें, तो हर न्यूरल नेटवर्क नोड्स या न्यूरॉन्स से बना होता है। छोटे छोटे कंप्यूटेशनल यूनिट्स, राइट? हाँ, और ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बेहद जटिल और सघन जाल बनाते हैं। सूचनाएं एक नोड से दूसरे नोड तक यात्रा करती हैं और इसी यात्रा के दौरान मशीन डेटा से सीखना शुरू करती है। और इस पूरे सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे लेयर्स यानी परतों में बांटा जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले एक इनपुट लेयर होती है, उसके बाद एक या एक से ज्यादा छिपी हुई लेयर्स होती हैं जिन्हें हम हिडन लेयर्स कहते हैं। और अंत में एक आउटपुट लेयर होती है जहां से हमें फाइनल परिणाम मिलता है। सही कहा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिना किसी तकनीकी भारीपन के विजुअलाइज करने के लिए मैं हमेशा एक बड़े स्तर की पिज्जा बनाने वाली फैक्ट्री का उदाहरण सोचती हूँ। पिज्जा फैक्ट्री? ये तो काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, इमेजिन कीजिए इनपुट लेयर वो रिसेप्शन या लोडिंग बे है जहां सारा कच्चा माल फैक्ट्री के अंदर आता है। मतलब जैसे मैदा, टमाटर, ताजा सब्जियां और भारी मात्रा में चीज। एकदम सही। यहाँ कोई कुकिंग या प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, यहाँ सिस्टम सिर्फ बाहरी दुनिया से रॉ डेटा रिसीव कर रहा है। और फिर वो कच्चा माल फैक्ट्री के अंदर की मशीनों और प्रशिक्षित कारीगरों के पास जाता है, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क की भाषा में हिडन लेयर्स कह सकते हैं। बिल्कुल। ये नेटवर्क का वो हिस्सा है जहां असल में सारा गणितीय जादू होता है। हाँ, और यहाँ एक कारीगर आटा गूंथने का काम करता है, दूसरा उस पर एकदम सही मात्रा में सॉस फैलाता है, तीसरा उस पर सब्जियां और चीज डालता है, और फिर वो बेकिंग के लिए जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कारीगर एक दूसरे से अलग थलग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आपस में एक बहुत ही तेज कम्युनिकेशन लूप में होते हैं। वे तय करते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डलेगा। मेरी समझ से इसी चीज को न्यूरल नेटवर्क की दुनिया में हम वेट्स और बायसेस कहते हैं। क्या मैं सही हूँ? आपकी समझ बिल्कुल सटीक है। और अगर पिज्जा का स्वाद सही नहीं आया, तो एक फीडबैक लूप वापस कारीगरों तक जाता है ताकि वे अपनी प्रक्रिया को सुधार सकें। मतलब मशीन अपनी गलतियों से सीख रही है। एकदम। और जब सब कुछ सही होता है, तो अंत में आउटपुट लेयर की बारी आती है। ये वो डिलीवरी काउंटर है जहां से एक परफेक्ट गर्मा गर्म पिज्जा बाहर आता है। नेटवर्क भी इसी तरह काम करता है। हाँ, वो कच्चा डेटा लेता है, हिडन लेयर्स में लाखों कैलकुलेशंस करता है और फिर एक भविष्यवाणी या क्लासिफिकेशन के रूप में अपना आउटपुट देता है। ये पिज्जा फैक्ट्री की एनालॉजी ये समझने में बहुत मदद करती है कि कैसे एक सिंगल डेटा पॉइंट
कई पड़ावों से गुजरकर एक अर्थपूर्ण रिजल्ट में बदल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि हिडन लेयर्स में हर न्यूरॉन ये भी तय कर रहा होता है कि उसे मिलने वाले सिग्नल को आगे भेजना है या रोक देना है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है, जो नेटवर्क को ये तय करने में मदद करता है कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक है और कौन सी नहीं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? जब हम विशेष रूप से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी ANN के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ये लेयर्स और न्यूरॉन्स का सिस्टम किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है? ANN असल में इस पूरे आर्किटेक्चरल डिजाइन का सबसे प्योर और क्लासिक फॉर्म है। इसे न्यूरल नेटवर्क्स का सबसे सरल रूप माने जाता है। सरल कैसे? इसकी सबसे बड़ी और स्पष्ट पहचान इसकी फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। फुली कनेक्टेड? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एक लेयर का हर सिंगल न्यूरॉन अगली लेयर के हर सिंगल न्यूरॉन से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। कोई भी नोड अकेला या बिना कनेक्शन के नहीं छूटता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि पहली लेयर में 100 न्यूरॉन्स हैं और दूसरी लेयर में भी 100 न्यूरॉन्स हैं, तो उनके बीच पूरे 10,000 गणितीय कनेक्शंस मौजूद होंगे। 10,000 कनेक्शंस सिर्फ 2 लेयर्स के बीच? हाँ, सूचनाओं का प्रवाह बहुत ही सीधे और पूरी तरह से जुड़े हुए तरीके से होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही टेंस यानी सघन नेटवर्क बन जाता है। लेकिन इस पूरी तरह से जुड़े होने का असल में फायदा क्या है? अगर हम इसके इस्तेमाल को देखें तो मुख्य रूप से 3 बड़े काम सामने आते हैं: क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और पैटर्न रिकग्निशन। ये डेंसिटी ही इसे इन कामों में माहिर बनाती है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब हर नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है तो नेटवर्क पूरे डेटा सेट को एक समग्र नजरिए से देख पाता है। क्लासिफिकेशन का तो सीधा मतलब है डेटा को पूर्व निर्धारित श्रेणियों में बांटना। सही का, जैसे एक ईमेल सर्वर ये तय करता है कि कौन सा ईमेल आपके इनबॉक्स में जाना चाहिए और कौन सा स्पैम फोल्डर में। वो डेटा के हर पहलू को देखकर उसे 2 श्रेणियों में बांट रहा है। और रिग्रेशन का उपयोग वहाँ होता है जहाँ हमें कोई सटीक संख्या या निरंतर आउटपुट वैल्यू चाहिए होती है। और पैटर्न रिकग्निशन तो हर उस जगह इस्तेमाल होता है जहाँ विशाल डेटा के भीतर की समानताओं और असमानताओं को खोजना हो। अगर हम फाइनेंस सेक्टर का उदाहरण लें तो शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना रिग्रेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एकदम सटीक उदाहरण है। कल किसी शेयर की कीमत क्या होगी, ये सिर्फ आज की कीमत पर निर्भर नहीं करता। ये ब्याज दरों, ग्लोबल मार्केट के रुझानों और कंपनी के ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है। और ANN का फुली कनेक्टेड नेचर इन सभी असंबंधित लगने वाले नंबरों के बीच एक पैटर्न खोज निकालता है। इसी तरह व्यापार और मार्केटिंग में ग्राहकों का सेगमेंटेशन भी इसका एक बड़ा यूज केस है। हाँ, एक ई-कॉमर्स कंपनी के पास लाखों ग्राहकों का डेटा होता है। उनकी उम्र, उनकी लोकेशन, उनकी पिछली खरीदारी का रिकॉर्ड और वेबसाइट पर बिताया गया समय। ANN इस विशाल डेटाबेस को देखता है और पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए ग्राहकों को अलग-अलग समूह में बांट देता है। और फिर कंपनी को पता चल जाता है कि किस समूह को डिस्काउंट कूपन भेजना है और किसे नया प्रोडक्ट दिखाना है। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम NLP कहते हैं, और टाइम सीरीज एनालिसिस में भी ANN का बहुत उपयोग होता है। NLP में भावनाओं का विश्लेषण, जिसे सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं, उसमें वाक्यों को नंबरों में बदलकर ये समझा जाता है कि किसी ग्राहक का रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। और टाइम सीरीज एनालिसिस में ऐतिहासिक डेटा के आधार पर यह प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगले महीने कितनी बिक्री होगी। इन सभी कार्यों में एक बहुत बड़ी समानता है। वो क्या? ये सभी स्ट्रक्चर्ड डेटा पर निर्भर करते हैं। डेटा जो एक्सेल शीट की तरह रोज और कॉलम्स में सजा हो। और ठीक इसी जगह पर ANN की सबसे बड़ी और गंभीर सीमा भी उजागर होती है। अच्छा? हाँ, जब तक डेटा रोज और कॉलम्स में है, ANN बेहतरीन प्रदर्शन करता है। लेकिन जब बात अनस्ट्रक्चर्ड और बहुत बड़े हाई डायमेंशनल डेटा की आती है, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या वीडियो, तो ANN का पूरा सिस्टम चरमराने लगता है। मैं इस बात को एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि हम ANN को एक 1080p रेजोल्यूशन वाली तस्वीर देते हैं। ठीक है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसमें लगभग 20 लाख पिक्सल्स होते हैं। और अगर वो कलर्ड तस्वीर है तो हर पिक्सल में रेड, ग्रीन और ब्लू की 3 अलग-अलग वैल्यूज होंगी। यानी नेटवर्क की इनपुट लेयर में ही शुरुआत में 60 लाख से ज्यादा न्यूरॉन्स हो गए। मेरा गणित सही था। आपका गणित बिल्कुल सही है। और अब कल्पना कीजिए कि ये 60 लाख न्यूरॉन्स अगली लेयर के, मान लीजिए सिर्फ 1000 न्यूरॉन से भी फुली कनेक्टेड हों। बाप रे, कनेक्शंस की संख्या अरबों में पहुंच जाएगी। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए जितनी कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी चाहिए, वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है।
ये सिस्टम को इतना धीमा और बोझिल बना देता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी 4K वीडियो को प्रोसेस करने के लिए ANN को एक 10,000 पन्नों की किताब पढ़ने को दी जाए, जहां हर पन्ने पर सिर्फ एक अक्षर लिखा हो। और उसे पूरी किताब को एक साथ देखकर कहानी का मतलब निकालना हो। ये तो सच में एक कंप्यूटेशनल दुस्वप्न है। और इसके पीछे एक और कारण ये है कि ANN पिक्सेल्स के बीच के ज्यामितीय संबंध को नहीं समझता। ज्यामितीय संबंध? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ANN स्थानिक संदर्भ यानी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। एक तस्वीर में एक पिक्सल का अर्थ उसके आसपास के पिक्सल्स पर निर्भर करता है। मतलब आंख का पिक्सल अगर नाक के पिक्सल्स के पास है, तभी वो एक चेहरे का आकार लेगा। बिल्कुल, लेकिन ANN हर पिक्सल को एक अलग और स्वतंत्र डेटा पॉइंट मानता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाँ हमारा क्लासिक ANN विजुअल डेटा के सामने पूरी तरह से घुटने टेक देता है, वहीं इस समस्या को सुलझाने के लिए एक पूरी तरह से नया आर्किटेक्चर मैदान में उतरता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN। यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि CNN को डिजाइन ही विशेष रूप से उस विजुअल दुनिया को समझने के लिए किया गया था, जहाँ ANN पिछड़ जाता है। हाँ, ये इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के कार्यों के लिए एक मास्टर टूल है। इसके आर्किटेक्चर में ANN जैसी फुली कनेक्टेड लेयर्स की शुरुआत में कोई जगह नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसके बजाय ये एक ग्रिड जैसी टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ये ग्रिड टोपोलॉजी असल में काम कैसे करती है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बहुत अलग है ना? हाँ, इसमें कन्वोल्यूशनल लेयर्स, पूलिंग लेयर्स और अंत में फुली कनेक्टेड लेयर्स का इस्तेमाल होता है। ये शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे एक दृश्य के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हम एक बहुत बड़े और खूबसूरत भित्ति चित्र यानी म्यूरल को देख रहे हैं, लेकिन कमरे में घुप अंधेरा है और हमारे हाथ में एक छोटी सी फ्लैशलाइट है। हाँ, कन्वोल्यूशनल लेयर बिल्कुल उस फ्लैशलाइट की तरह काम करती है, जिसे हम तकनीकी भाषा में फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर पूरी तस्वीर को एक साथ नहीं देखता। इसके बजाय वो तस्वीर के छोटे छोटे ब्लॉक्स पर स्कैन करता है, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। जब ये फिल्टर तस्वीर के ऊपर से गुजरता है, तो वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस छोटे से हिस्से में क्या मौजूद है। जैसे कि कोई सीधी लकीर है, कोई गोलाई है या रंगों के बीच कोई कॉन्ट्रास्ट है। यानी वो एक बार में सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल। और जब ये फिल्टर पूरी तस्वीर को स्कैन कर लेता है, तो हमारे पास एक ऐसा मैप तैयार हो जाता है जिसमें तस्वीर की मुख्य विशेषताएं हाईलाइट होती हैं। इसके बाद पूलिंग लेयर का रोल आता है। अगर कन्वोल्यूशनल लेयर एक फ्लैशलाइट है, तो पूलिंग लेयर क्या कर रही है? पूलिंग लेयर को एक तरह का समराइजर मान सकते हैं। जब फिल्टर ने पूरी तस्वीर स्कैन कर ली, तो हमारे पास डेटा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। पूलिंग लेयर इस डेटा को श्रिंक करती है, उसका आकार कम करती है। अगर हम फिर से पेंटिंग का उदाहरण लें, तो पूलिंग ऐसा है जैसे पेंटिंग से कुछ कदम पीछे हट जाना। अब हम बारीक ब्रश स्ट्रोक्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम उस हिस्से का एक ओवरऑल सार देख रहे हैं। इससे नेटवर्क को केवल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रखने में मदद मिलती है। अनावश्यक डिटेल्स हट जाती हैं और कंप्यूटेशनल लोड बहुत कम हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, जहां कन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स बार बार रिपीट होती हैं और बैक प्रोपेगेशन के जरिए खुद को लगातार बेहतर बनाती हैं, ये एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को जन्म देती है, जिससे स्थानिक पदानुक्रम या स्पेशल हायरार्कीज कहा जाता है। ये मुझे इस पूरे आर्किटेक्चर का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा लगता है कि कैसे ये नेटवर्क धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करता है। ये असल में बहुत ही व्यवस्थित और जादुई प्रक्रिया है। शुरुआती लेयर्स में CNN सिर्फ बहुत ही बुनियादी चीजें पहचानता है, जैसे किनारे या लाइट और डार्क के बीच का अंतर। फिर ये जानकारी अगली लेयर्स में जाती है और वहां नेटवर्क उन किनारों को जोड़कर आकृतियां बनाता है। और जैसे जैसे हम नेटवर्क की गहराई में जाते हैं, ये आकृतियां मिलकर जटिल ऑब्जेक्ट्स बन जाती हैं, जैसे किसी गाड़ी का पहिया या किसी इंसान की आंख। अंत में ये सारा प्रोसेस किया हुआ डेटा एक फुली कनेक्टेड लेयर के पास जाता है, जैसी ANN में होती है। हाँ, जो अंतिम निर्णय लेती है कि ये तस्वीर में आखिर है क्या। तो ये बेसिकली एक बॉटम अप अप्रोच है, छोटे छोटे टुकड़ों से शुरू करके पूरी तस्वीर का मतलब निकालना। और अगर हम इसके असल जिंदगी के उपयोग देखें, तो वे आज हर जगह मौजूद हैं। फेशियल रिकग्निशन इसका सबसे आम उदाहरण है। जब हम अपने स्मार्टफोन को देखकर अनलॉक करते हैं, तो कैमरे के पीछे एक CNN काम कर रहा होता है, जो हमारे चेहरे के स्थानिक पदानुक्रम को स्कैन करके मैच कर रहा है। सिर्फ फेशियल रिकग्निशन ही नहीं, ऑटोनॉमस वाहन यानी बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों का पूरा विजन सिस्टम इसी पर निर्भर करता है। एक गाड़ी को सड़क पर चलते हुए हर मिलीसेकंड में ये समझना होता है
कि सामने जो पिक्सेल्स का क्लस्टर है वो एक इंसान है, दूसरी गाड़ी है या कोई रुकावट है। CNN की स्थानीय पैटर्न पकड़ने और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की क्षमता ही इन गाड़ियों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सक्षम बनाती है। वीडियो सर्वेलेंस और एक्शन रिकॉग्निशन में भी ये बेजोड़ है। और स्थानिक डेटा के मामले में तो इसने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जियोस्पेशियल एनालिसिस में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जंगलों की कटाई या मौसम के बदलावों को ट्रैक करना हो, या फिर मेडिकल इमेजिंग में MRI स्कैन और एक्सरे का विश्लेषण करना हो, CNN इंसान से भी ज्यादा सटीक परिणाम दे रहा है। ये उन सूक्ष्मतम पैटर्न्स और ट्यूमर्स को भी स्पॉट कर सकता है जो शायद एक अनुभवी डॉक्टर की आंख से भी चूक जाएं। लेकिन इतनी सारी खूबियों और ताकतों के बावजूद CNN की भी अपनी गंभीर सीमाएं हैं। हाँ, अपनी जटिल ग्रिड टोपोलॉजी, इतने सारे फिल्टर्स और हाई डायमेंशनल डेटा को प्रोसेस करने की वजह से CNN बहुत ज़्यादा रिसोर्स हंग्री होते हैं। इन्हें ट्रेन करने और चलाने के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटेशनल पावर, हाई एंड हार्डवेयर और बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बहुत ही साधारण और कम क्षमता वाले सिस्टम पर आसानी से चला सकें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक बिंदु है जो हमें चर्चा के अगले और अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। वो क्या? जब कोई डेटा साइंटिस्ट या डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तो वो ये निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस टूल या मॉडल का चुनाव करना चाहिए। अगर हम इसको बड़े नजरिए से जोड़ें तो ये सिर्फ दो एल्गोरिदम्स के बीच की प्रतियोगिता नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास मौजूद डेटा की प्रकृति क्या है और हम उस डेटा से क्या हासिल करना चाहते हैं। डेटा हैंडलिंग के नजरिए से देखें तो ये फैसला काफी स्पष्ट हो जाता है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसे हम नॉन स्पेशल डेटा कहते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट में मौजूद ग्राहकों के आंकड़े, ऐतिहासिक बिक्री के नंबर या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो वहाँ ANN का चुनाव करना ही अक्लमंदी है। सरल कार्यों और छोटा डेटा सेट के लिए ANN बहुत ही सक्षम, तेज और किफायती है क्योंकि इसे बहुत कम कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है। इसके विपरीत अगर हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है और विशेष रूप से अगर वो स्पेशल डेटा है जैसे चित्र, वीडियो या फिर ऑडियो के स्पेक्ट्रोग्राम्स, तो वहां बिना किसी झिझक के CNN का इस्तेमाल करना चाहिए। स्थानिक विशेषताओं को निकालने और विजुअल दुनिया को समझने की जो क्षमता CNN के पास है वो ANN के पास बिल्कुल नहीं है। इस विषय पर अक्सर कुछ बहुत ही रोचक सवाल उठते हैं जिन्हें एक तरह का ग्रे एरिया माना जा सकता है। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए ANN का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते? तकनीकी रूप से कहें तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। हम एक इमेज के हर पिक्सल को एक सीधी लाइन में फ्लैट करके उसे ANN को दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये ऐसा ही है जैसे किसी बारीक पेच को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर के बजाय हथौड़े का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, काम शायद किसी तरह से हो जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कंप्यूटेशनल पावर बर्बाद होगी। और चूंकि हमने पिक्सेल्स के बीच के स्थानिक संबंधों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, इसलिए जो एक्यूरेसी मिलेगी वो बहुत ही खराब होगी। हथौड़े और पेच वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। उसी तर्ज पर एक और सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या CNN का इस्तेमाल टेक्स्ट के लिए यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकता है? क्योंकि वाक्यों में भी शब्दों का एक क्रम और स्ट्रक्चर होता है। यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, CNN का उपयोग NLP कार्यों में किया जा सकता है और ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे कार्यों में काफी अच्छा प्रदर्शन भी करता है। वहाँ CNN के फिल्टर्स शब्दों के क्रम पर स्कैन करके पैटर्न्स खोजते हैं। लेकिन फिर भी ये NLP के लिए सबसे आम या प्राथमिक विकल्प नहीं है। टेक्स्ट के अनुक्रमिक नेचर को हैंडल करने के लिए अक्सर अन्य मॉडल्स को बेहतर माना जाता है। ये स्पष्ट करता है कि जटिल कार्यों में भी ये जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे भारी मॉडल यानी CNN ही हर काम के लिए सबसे अच्छा हो। अगर समस्या सरल है तो एक ओवर इंजीनियर्ड मॉडल लगाना सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है। चलिए आज के इस बेहद गहरे और जानकारी से भरे विश्लेषण की मुख्य बातों को एक साथ समेटते हैं। हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स इंसानी दिमाग की कार्यप्रणाली से प्रेरित हैं। ANN जो कि अपनी सरल और पूरी तरह से जुड़ी हुई संरचना के साथ आता है, संख्याओं, स्ट्रक्चर्ड डेटा और गणितीय पैटर्न्स की भूल-भुलैया को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन टूल है, चाहे वो शेयर बाजार की भविष्यवाणी हो या ग्राहकों के व्यवहार को समझना। और दूसरी तरफ हमने CNN के मास्टर क्लास आर्किटेक्चर को देखा जो हमारी मशीनों को सच में आंखें देता है।
अपनी कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, फिल्टर्स और पूलिंग लेयर्स के जरिए ये विजुअल दुनिया को समझता है, स्थानिक डेटा का विश्लेषण करता है। और ऑटोनॉमस वाहनों से लेकर मेडिकल स्कैनिंग तक हर जगह अपनी अहमियत साबित कर रहा है। इन दोनों मॉडल्स की तुलना ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मशीन लर्निंग कोई जादू नहीं है, बल्कि अलग-अलग तरह के डेटा और समस्याओं के लिए बनाए गए बेहतरीन औजारों का एक सेट है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोमांचक विचार है जो एआई के भविष्य की ओर इशारा करता है। हाइब्रिड मॉडल्स। हाँ, ये ऐसे मॉडल्स हैं जो CNN और ANN दोनों की ताकतों को आपस में मिलाते हैं। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जरा एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कीजिए जहां एक हाइब्रिड मॉडल काम कर रहा हो, जहां नेटवर्क का एक हिस्सा यानी CNN एक आंख की तरह दुनिया से विजुअल डेटा इकट्ठा कर रहा हो, स्थानिक पदानुक्रम को पलक झपकते प्रोसेस कर रहा हो। ठीक उसी समय नेटवर्क का दूसरा हिस्सा जो ANN के तार्किक दिमाग से लैस है, उस विजुअल इनपुट को ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्ड डेटा और संख्याओं के साथ जोड़कर एक जटिल निर्णय ले रहा हो। जब ये दोनों क्षमताएं पूरी तरह से एक साथ काम करने लगेंगी तो क्या मशीनें सिर्फ डेटा प्रोसेस करने वाले टूल तक सीमित रहेंगी? या क्या हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां मशीनें दुनिया को सिर्फ प्रोसेस नहीं करेंगी, बल्कि उसे बिल्कुल एक इंसान की तरह गहराई से महसूस करना, उसके संदर्भ को समझना और उसका अनुभव करना शुरू कर देंगी। ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो दिमाग में कई खिड़कियां खोल देता है। मशीनें जो सिर्फ देखती या गिनती नहीं है, बल्कि दोनों काम एक साथ एक इंसानी समझ के स्तर पर करती हैं। इस आर्किटेक्चरल मास्टर क्लास में आज हमें AI की दुनिया की नींव को समझने का एक बेहतरीन नजरिया मिला। इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह ज्ञान की जटिल परतों को सुलझाते रहेंगे।